नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आज 14 सितंबर है और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर पे। आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, युक्ति आईएएस का टेस्ट सीरीज है, जो गूगल के प्ले स्टोर पे जाके युक्ति आईएएस सर्च करेंगे। अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे और जो भी टेस्ट देना हो, चाहे स्टेट पीसीएस का, चाहे वो वनडे एग्जाम्स के सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। एक बार आप लोग जाके सर्च कीजिए, आप लोगों को खुद मालूम चला जाएगा। ये दोनों माध्यम में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, ये लुसेंट का टेस्ट सीरीज है। अगर किसी को लुसेंट का टेस्ट सीरीज देना हो, एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देना हो, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा में लुसेंट से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो सभी परीक्षाओं में आते हैं। तो जिसको भी टेस्ट सीरीज देना हो तो दोनों माध्यम में जाके वहां पे टेस्ट सीरीज आप लोग दे सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, जिन लोगों को टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पोल होते हैं, बहुत सारी इसकी यूजेज है टेलीग्राम के। जो भी मान लीजिए एक्स्ट्रा करंट अफेयर होते हैं वो इस पे शेयर कर दिए जाते हैं। बहुत सी चीजें हैं जो टेलीग्राम पे आप लोग को दी जाती है, तो इसका बेनिफिट आप लोग उठा। तीन टॉपिक है और तीनों टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला टॉपिक जो है, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी जिसे कहते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी को बनाया गया है। दूसरी बार बनाया जाएगा, क्योंकि ये 2014 से लेकर 2017 तक भी रह चुके हैं और इसमें वर्तमान में के वेणुगोपाल साहब हैं। अब उसके बाद फिर ये दोबारा रिपीट हो रहे हैं मुकुल रोहतगी साहब। दूसरा टॉपिक है हिंदी दिवस। सभी जानते हैं कि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस पे हम बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे, एचडीएफसी बैंक ने भारत की प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी की है। इस पे हम बात करेंगे। चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं और ये नंबर दिया हुआ है, अगर दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आज का पहला जो टॉपिक है, भारत के अगले अटॉर्नी जनरल होंगे महान्यायवादी जिसे कहते हैं भारत के अगले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी मुकुल रोहतगी साहब बनाए जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम इसी पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं मुकुल रोहतगी साहब के बारे में। थोड़ा मैं इंक चेंज कर देता हूँ, क्योंकि कई दिनों से मुझे लग रहा है कि इंक चेंज कर देना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी का पुनः भारत का अटॉर्नी जनरल बनना तय हो गया है। एक चीज याद रखिएगा कि मुकुल रोहतगी साहब जो है दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल बनने जा रहे हैं। पहली बार 2014 से लेकर 17 तक भी रह चुके हैं ये डेटा जरूर दिमाग में याद रखिएगा, आगे बताऊंगा भी। 2014 से लेकर 2017 तक रह चुके हैं। उसके बाद इस्तीफा देने के बाद ये हुआ था कि जो वर्तमान में जो हमारे महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल साहब हैं, तो मुकुल रोहतगी 1 अक्टूबर से देश के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने वाले हैं। कहने का मतलब है कि एक कार्यकाल 2014 से 17 तक था। उसके बाद वर्तमान में 15वां जो महान्यायवादी हैं जो हमारे इस समय वर्तमान में, जिनका नाम है के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल साहब का चूंकि कार्यकाल जो है अब समाप्त हो रहा है 30 सितंबर को, 30 सितंबर 2022 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। इसके बाद 16वां जो देश के महान्यायवादी जो बनेंगे, कानूनी अधिकारी बनेंगे, वो मुकुल रोहतगी साहब बनेंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 2014 से 17 तक एक बार बन चुके हैं। इसके बाद फिर जो है 1 अक्टूबर 2022 से लेकर ये अपना कार्यकाल अगला अगला जो है रिपीट करेंगे। मौजूदा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 सितंबर 2022 को इसी महीने के आखिरी में समाप्त हो रहा है। इसके बाद मुकुल रोहतगी साहब देश के सर्वोच्च वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी साहब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान्यायवादी जो है बनाए जाएंगे। वो देश के 16वें महान्यायवादी होंगे। 14वें भी महान्यायवादी मुकुल रोहतगी साहब रह चुके हैं। 15वें के वेणुगोपाल साहब है। 16वें जो 1 अक्टूबर से बनाए जाएंगे वो मुकुल रोहतगी साहब ही होंगे। वेणुगोपाल को वर्ष 2017 में भारत का 15वां महान न्यायवादी नियुक्त किया गया था। क्यों नियुक्त किया, मैंने बताया भी था कि इस्तीफा दे दिए थे मुकुल रोहतगी साहब, इसलिए इनको बनाया गया था। 2017 में 15वां महान्यायवादी नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है और ये 15वें हैं अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, और 16वें जो बनाए जाएंगे मुकुल रोहतगी साहब बनाए जाएंगे। जितना भी मैं इसमें डेटा दे रहा हूँ, ये आपकी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी जगह ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इवन ये तक पूछ दिया गया है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका कौन सा क्रम है, राष्ट्रपति का क्रम, उपराष्ट्रपति का क्रम, और ये सब क्वेश्चंस, प्रधानमंत्री का क्रम, ये सब भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अभी तक देश में कितने प्रधानमंत्री बने हैं, या लोकसभा की ये जो लोकसभा का चुनाव हुआ वो कौन कौन सा लोकसभा का चुनाव था, 15वां था, 16वां था, या राष्ट्रपति जैसे द्रौपदी मुर्मू बनी है वो कौन सी देश की कितने नंबर की राष्ट्रपति हैं। तो महिला में तो दूसरी हैं, क्योंकि पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी और दूसरी बनी है
द्रौपदी मुर्मू। ऐसे ही वरिष्ठ अधिवक्ता के बारे में पूछा सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जा सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो मुकुल रोहतगी बनाए गए हैं, ये भारत की ये पहली बार इनको बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं है, ये दूसरी बार बन रहे हैं। क्योंकि 2014 से 17 का भी कार्यकाल इन्हीं का था, वो 14वें देश के महान्यायवादी उस समय थे। इस समय 15 से लेकर अभी जो सितंबर तक चल रहा है, मतलब 15वें जो है महान्यायवादी के वेणुगोपाल साहब हैं, उसके बाद 16वें फिर मुकुल रोहतगी साहब को बनाया जाएगा। थोड़ा भी कंफ्यूजन मत रखिएगा इन चीजों को, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ, इसीलिए मैंने जोर भी इस पे दे रहा हूँ। ठीक है, तो 16वें फिर से बनेंगे ये, नंबरिंग में इनका 16वां स्थान रहेगा, याद रखिएगा 16वें महान्यायवादी ये बनेंगे। और आगे हम जिक्र करते हैं, वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी का स्थान लिया, सभी लोग जानते हैं, क्योंकि वेणुगोपाल का 15वां स्थान था। अब रोहतगी साहब जो है वो 16वें होंगे, क्योंकि 2014 से 17 तक ये महान्यायवादी रह चुके हैं, क्योंकि ये 16वें भी रह चुके हैं और रहेंगे, और 14वें भी ऑलरेडी ये रह चुके हैं। वेणुगोपाल ने मुकुल रोहतगी के वर्ष 2017 में अटॉर्नी जनरल पद से इस्तीफा देने के बाद ही पद संभाला था। इसीलिए मैंने कहा कि 14वें भी यही है, 15वें वेणुगोपाल साहब हैं, और 16वें फिर मुकुल रोहतगी, यानी कि 14 और 16 मुकुल रोहतगी साहब के नाम में है। ठीक है, 2014 से 17 तक, और इधर जो है आपका 2022 से लेके आगे तक। ठीक है, रोहतगी अटॉर्नी जनरल के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल 1 अक्टूबर से शुरू करेंगे। रोहतगी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। तो एक एक चीज याद रखिएगा, कोई भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, मैं बार बार कहता हूँ कि करंट अफेयर का बड़ा ही महत्व होता है। और कोई भी परीक्षा की आप तैयारी करते हो, जरूर जो मैं फोकस करता हूँ, जो चीजें बताया जाता है कि 14वां कौन है, 15वां कौन है, 16वां कौन है, उनका कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है, इसके पहले कौन थे, इसके बाद कौन थे, आने वाले समय में किसको बनाया जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए रहेगा। इवन मैंने कहा कि रोहतगी जो है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है, तो भारत की जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, जिसे हम कहते हैं भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता जिसे कहते हैं, कानूनी अधिकारी जिसे कहते हैं, वो मुकुल रोहतगी साहब 16वें बनाए जाएंगे। 1 अक्टूबर से फिर से इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है। ठीक है, चलिए और भी हम थोड़ा बात कर लेते हैं, भारत का महान्यायवादी बेसिकली क्या होता है, ऐसा कौन सा काम होता है भारत के महान्यायवादी का। तो भारत का बेसिकली महान्यायवादी जो होता है, भारत का अटॉर्नी जनरल जो होते हैं, संघ की कार्यकारिणी का एक अंग है। महान्यायवादी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जिसे देश की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार हासिल होता है। कहीं पर भी भारत में कहीं पर भी कोई भी केस चल रहा है, या महान्यायवादी ही होता है जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और देश की किसी भी अदालत में से सुनवाई का अधिकार हासिल है। इसके साथ ही साथ संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। ये भी क्वेश्चंस लगातार पूछे जाते हैं कि किस आर्टिकल में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 76 में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। महान्यायवादी संघ की कार्यकारिणी का एक अंग होता है, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जिसे देश की किसी भी अदालत में सुनवाई का अधिकार हासिल होता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का जो पद है उसके बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा परीक्षा के दृष्टि से। और क्या नियम होते हैं, थोड़ा नियम जान लीजिए। नियम क्या क्या होता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति बन सकता है, क्या सभी लोग बन सकते हैं? नहीं, कुछ योग्य लोग ही होते हैं जो बनते हैं। वह एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, अर्थात वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, अथवा राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों में योग्य व्यक्ति हो। ये रूल होता है, अगर इसको कोई फुलफिल करता है, वही भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, भारत का नागरिक हो, और उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, या किसी उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, या राष्ट्रपति महामहिम के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। कार्यकाल की अवधि संविधान द्वारा तय नहीं की गई है, इसीलिए देखिए मैंने कहा कि 2014 से 2017 तक थे, इस्तीफा दिया, फिर 17 से लेके 22 तक ये के वेणुगोपाल साहब है। अब 2022 1 अक्टूबर से ये देखिए कब तक बने, क्योंकि संविधान में कोई तय नहीं किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ नोट करके बता दिया गया है कि अनुच्छेद 165 के तहत राज्यों में महाधिवक्ता का प्रावधान है। जैसे महान्यायवादी केंद्र में होते हैं, वैसे ही हर राज्य में महाधिवक्ता होते हैं, जो कि राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा
राज्यों में महाधिवक्ता होते हैं और केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, और महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च कानूनी विधि अधिकारी होता है। ये अनुच्छेद 165 में इसका जिक्र किया गया है। याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपके पॉलिटी वाले सर जब पढ़ाएंगे पॉलिटी, तो ये चीजें आपको बताएंगे। लेकिन जितना भी क्वेश्चंस मैंने आपसे इस डिस्कशन किया है कि क्या क्या नियम होने चाहिए, कितने साल का अनुभव होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने का योग्य हो, हाई कोर्ट में 5 साल का अनुभव हो न्यायाधीश के रूप में, या 10 साल का वकालत का अनुभव हो, या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। ये सब चीजें क्वेश्चंस लगातार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर क्रम पढ़िएगा। 14, 15, 16 टेन्योर पीरियड कौन बनाए जाएंगे, क्या योग्यता है, क्या इनका कार्यकाल होता है, ये सब चीज। दूसरा टॉपिक आज का महत्वपूर्ण है हिंदी दिवस के बारे में। आप सभी भारतीय हैं और भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है हमारी हिंदी भाषा। 14 सितंबर, चूंकि आज 14 सितंबर भी है, इसलिए हिंदी दिवस आज मनाया जाता है और सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज हम बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में। चलिए जिक्र करते हैं। देश में प्रत्येक वर्ष मतलब हर साल, ये नहीं कि सिर्फ इसी साल, देश में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सभी लोग वैलेंटाइन दिवस तो याद रखते हैं, लेकिन 14 सितंबर का दिन भी याद रखिएगा। 14 सितंबर का ही दिन है, आज ही का दिन है, जो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ठीक है, ये हमारी मातृभाषा भी है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह दिवस जो है, यह दिन मनाया जाता है। हिंदी दिवस एक बार नहीं बल्कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। ये भी याद रखिएगा कि एक साल बार नहीं, 2 बार मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर के अलावा 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हिंदी दिवस की बात आए तो 14 सितंबर, और विश्व हिंदी दिवस की बात आए तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसीलिए मैंने कहा कि हिंदी दिवस को साल में 2 बार मनाया जाता है। एक 14 सितंबर जो आज है हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि देखिए, हिंदी की जो भाषा है, हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। हिंदी की जो हमारी चूंकि मातृभाषा है, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस दिवस को मनाया जाता है 14 सितंबर के दिन को। इसीलिए 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही साथ 10 जनवरी का जो दिन है, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए हम जिक्र करते हैं। विश्व में लगभग, सभी लोग जानते होंगे, पूरी दुनिया जानती है इस बात का, कि विश्व में लगभग 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं। अब 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो आप 120 से गुणा करके खुद देख लीजिएगा कितने होंगे। ठीक है, 1 मिलियन में 10 लाख लोग होते हैं, तो 120 मिलियन लोग दूसरी भाषा के रूप में हिंदी बोलते हैं, और 420 मिलियन लोग, अधिक लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। ये हिंदी का महत्व है। हिंदी दिवस का इतिहास थोड़ा देख लीजिए कि देवनागरी लिपि में लिखी गई इंडो आर्यन भाषा हिंदी को 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। फिर देवनागरी लिपि हम लोग पढ़ते हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखी गई इंडो आर्यन भाषा हिंदी को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। यह भारतीय गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। कितनी भाषा हमारी है? 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में इसकी शुरुआत किया था। तो देखो, सब लोग को बहुत लंबा चौड़ा पढ़ के चले जाते हैं, और आज जिस तरह का देश में राष्ट्रवाद है, वो तो अलग टाइप का राष्ट्रवाद है। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब 1949 में इसकी शुरुआत किए थे, क्योंकि 1949 में ही संविधान सभा द्वारा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इसे मान्यता दी गई थी। तो याद रखिएगा, 1949 में शुरुआत हुआ था। क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, हिंदी दिवस साल में सिर्फ एक बार मनाया जाता है। बिल्कुल गलत, साल में 2 बार मनाया जाता है। एक 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, यह भारतीय गणराज्य की 24 आधिकारिक भाषाओं में से एक है। बिल्कुल गलत, क्योंकि भारतीय गणराज्य की 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, 22। तीसरा क्वेश्चन मान लीजिए पूछे, इसे संविधान सभा द्वारा 1947 में मान्यता दी गई थी। बिल्कुल गलत, क्योंकि 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में इसे मान्यता दी गई। तो ये सब क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आया होगा। तीसरा क्वेश्चन एचडीएफसी बैंक के बारे में है। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है एचडीएफसी बैंक, ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी
जारी किया है। ये एचडीएफसी बैंक है, सभी लोग देखे भी होंगे। एचडीएफसी बैंक प्राइवेट बैंक होता है, चूंकि ये प्राइवेट बैंक होता है, प्राइवेट बैंक है, ये तो जान लीजिए जो नहीं जानते हैं। ठीक है, एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। और आइए हम बात करते हैं इसने क्या जारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक जो रिपोजिटरी सिस्टम्स की जो बारे बात की जा रही है, भारत में निजी क्षेत्र का, निजी मतलब होता है प्राइवेट, जो आपका है, निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, जो एनईएसएल कहा जाता है, नेशनल ई एसएल कहा जाता है, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी ईबीजी, जिसे कहता है इलेक्ट्रॉनिक ईबीजी, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। कौन बना है? एचडीएफसी बैंक। भारत में निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक एचडीएफसी बैंक नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड, नेशनल, लिख दे रहा हूं मैं, नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड यानी एसएल, नेशनल ई गवर्नमेंट सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, जिसे ईबीज कहा जाता है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ कि चाहे एनईएसएल का फुल फॉर्म हो, चाहे ईबीज का फुल फॉर्म हो, ये जरूर याद रखिएगा। ईबीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, जरूर आप लोग याद रखिएगा। ईबीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी। ये शब्द जो है बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमिक्स जो अर्थव्यवस्था जब आप पढ़ते हैं तो ऐसे टर्म दे दिए जाते हैं और उसका मतलब पूछ दिया जाता है कि ईबीज का मतलब क्या है। ईबीज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ये तो याद रखिएगा। इसकी पूरी यह व्यवस्था कागज आधारित थी, और आपको पता है कि जब कागज आधारित कोई भी व्यवस्था होती है तो उसे जारी करने में अत्यधिक समय लगता है, और इतना किसी के पास समय है नहीं, क्योंकि प्राइवेट बैंक है, 2 मिनट में काम करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जैसी नई व्यवस्था आने से कागज आधारित प्रक्रिया को अब समाप्त कर दिया गया है, जिस कारण से अब नई इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी बेहद तेजी के साथ सत्यापित करने के साथ ही ज्यादा सुरक्षा के साथ तुरंत वितरित की जा सकती है, क्योंकि सिक्योरिटी का भी एक सवाल है। इसलिए जो ये भारत में जो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, अब नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ साझेदारी में इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, जिसे ईबीजी कहा जाता है, जारी करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। इसके पहले ये व्यवस्था नहीं थी, कागज आधारित थी। कागज आधारित होने के कारण बहुत सारा समय लगता था, उसे कोरियर से भेजना पड़ता था, फिर वो वापस आता था, फिर उसको सत्यापित करना पड़ता था, फिर उस पर स्टंप लगाना पड़ता था, और 3 से 5 दिन लग जाते थे इस प्रक्रिया को पूरा होने में। और चूंकि ये प्राइवेट बैंक है, प्राइवेट बैंक सर्विस के मामले में आपको पता होगा कितने अच्छे होते हैं, और इस सर्विस ही देना था इनको, इसलिए इन्होंने ऐसी प्रणाली को निकाला कि तुरंत ही काम हो जाए और ज्यादा सिक्योर भी रहे, सिक्योरिटी के हिसाब से। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस पे और जिक्र करते हैं। यह जो बेसिकली ईबी जो हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जो है, यह बैंकिंग प्रणाली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, और बैंक अपने सभी ग्राहकों को इसका लाभ पहुंचाने के लिए उन्हें ईबीजी में माइग्रेट करेगा। ईबीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कहते हैं। इसके पूर्व बैंक कागज आधारित थी, जिससे पहले लाभार्थी को कुरियर से भेजना पड़ता था, उसके बाद उसे वापस लेने के बाद फिर मुहर लगानी पड़ती थी, जो प्रक्रिया मैंने बताया आपको। कागज आधारित अगर होगा तो कागज पहले जाएगा, डॉक्यूमेंट जाएगा, वेरीफाई वहां होगा, फिर वो वापस आएगा, फिर उसको सत्यापित करना पड़ेगा, मुहर लगाना पड़ेगा, फिर भेजना पड़ेगा, 3 से 5 दिन लग जाते थे। इसीलिए इस प्रणाली को समाप्त करते हुए ईबीज, इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम निकाल दिया गया है, और सभी अपने कस्टमर को ईबीजी में माइग्रेट अब एचडीएफसी बैंक करेगा। भारत का पहला ऐसा बैंक है जो ये काम करने जा रहा होता है। क्या होता है ईबीजी, जान लीजिए, जितना बताया हूँ वही देख लीजिए। ईबीजी को प्रक्रिया को सरल बनाने और धोखाधड़ी और हेरफेर की संभावना को खत्म करने के लिए एनईएसएल सीबीसी, सीबीआई समिति और आईबीए के परामर्श से विकसित किया गया है। ईबीजे एनईएसएल पोर्टल पे एपीआई आधारित डिजिटल वर्क फ्लो के माध्यम से जारी किया जाएगा। एचडीएफसी बैंक डिजिटल फैक्ट्री, एंटरप्राइज आईटी के माध्यम से बैंक को चलाने और बनाने के लिए नई दक्षताओं का निर्माण कर रहा है। इसके साथ साथ नई दक्षताओं का निर्माण बैंक की डिजिटल रणनीति का प्रमुख स्तंभ। कुल मिला के बस ये समझ लीजिए कि एक नई प्रणाली है, जिससे जो धोखाधड़ी का मामला आजकल बैंकों में ज्यादा चल रहा है, उससे निजात मिलेगा। सिक्योरिटी आपका सिक्योर रहेगा, चीजें कहीं डेटा आपका इधर उधर नहीं होगा। और चूंकि प्राइवेट बैंक इन सब मामलों में आपको पता ही है कि सर्विसेज के मामले में नंबर 1 पे है। और जैसे मैंने कहा कि जो एचडीएफसी बैंक है, डिजिटल फैक्ट्री, एंटरप्राइज फैक्ट्री,
एंटरप्राइज आईटी के माध्यम से बैंक को चलाने और बनाने के लिए नई दक्षताओं का चूंकि निर्माण कर रहा है, और यही नई दक्षता एफिशिएंसी न्यू एफिशिएंसी का निर्माण बैंक की डिजिटल रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ भी है, और इसीलिए ई बीज प्रणाली को शुरुआत किया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि अब इससे ज्यादा तो नहीं आप लोग को, और ये जान लीजिए कि एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना हुआ है, बहुत लोग नहीं जानते हैं और परीक्षा में ये उठा के पूछ देगा। अगस्त 1994 मुंबई में इसकी स्थापना हुआ था, और जो एचडीएफसी बैंक के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है, जिनका नाम है शशिधर, नाम ही बड़ा अच्छा है, शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन जो है वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी से शशिधर जगदीशन सीईओ साहब हैं इस बार। अगस्त 1994 में इसकी स्थापना हुआ था, 1994 में हुआ था। वाणिज्यिक राजधानी जो देश की है मुंबई, वहां पर हुआ था, और एचडीएफसी बैंक की स्थापना अगस्त 1994 में हुआ था, और शशिधर जगदीशन बैंक के सीईओ हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हैं, एक बार रिपीट कर देता हूँ। आप सभी इसको जरूर पढ़ें, जो डेली का मैं आपको करंट अफेयर दे रहा हूँ। और सर जो मॉर्निंग में आप लोग को इंडिया का राष्ट्रीय संस्करण दे रहे हैं, बहुत ही मेहनत के बाद ये चीजें बताई जाती है, इसको हल्के में मत लीजिए, परीक्षा में यही से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक था महान्यायवादी, एक बार रिपीट कर देता हूं मैं आप लोगों को, देख लीजिए आप सभी के सभी। 14वें मुकुल रोहतगी साहब थे, 15वें के वेणुगोपाल साहब हैं, और जो 1 अक्टूबर से फिर से मुकुल रोहतगी साहब बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मुकुल रोहतगी अगले अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होंगे, भारत के सबसे बड़े कानूनी अधिकारी होंगे। 14 से 17 रह चुके हैं, 17 में के वेणुगोपाल साहब हैं, फिर मुकुल रोहतगी जो है फिर अब 22 से कार्यकाल संभालेंगे। अनुच्छेद 76 में महानदी के पद का उल्लेख किया गया है, सभी अदालतों में इनको सुनवाई का अधिकार होता है, और महानदी देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। वो ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो, हाई कोर्ट में 5 वर्ष कम से कम न्यायाधीश रहा हो, या 10 वर्षों का वकालत करवा हो, या उस राष्ट्रपति के अनुसार वो एक अच्छा क्या हो, न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। कार्यकाल की अगर बात की जाए तो संविधान द्वारा कोई तय नहीं की गई है, और अनुच्छेद 165 में राज्यों के महाधिवक्ता का प्रावधान है, चूंकि राज्यों का सर्वोच्च अधिकारी होता है, जैसे महान्यायवादी होते हैं वैसे महाधिवक्ता राज्यों में होते हैं। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है, साल में 2 बार मनाया जाता है, 14 सितंबर और 10 जनवरी। चूंकि 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस होता है, हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए, और चूंकि मातृभाषा है, 1949 से इसकी शुरुआत की गई थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ने इसकी शुरुआत किया था, और आप सभी जानते हैं संविधान सभा के द्वारा 1949 में इसे अंगीकृत किया गया था, चूंकि 22 भाषाओं में से एक हिंदी भाषा भी है। भारतीय गणराज्य की और हिंदी को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में चूंकि इसे घोषणा की गई है, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में इसकी शुरुआत किया था। एचडीएफसी बैंक, मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम चालू करने वाला देश का पहला बैंक हो गया है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसके साथ ही साथ जो इसके सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो हैं शशिधर, ठीक है, शशिधर साहब हैं, इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी। इसकी स्थापना 1994 मुंबई में किया गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को, शशिधर जगदीशन साहब हैं, आप लोगों को करंट अफेयर समझ में आया होगा। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अपने कमेंट अपने सुझाव जरूर आप लोग बताइए। और इसके साथ ही साथ अगर किसी को और भी कोई समस्या हो, कुछ पर्सनल पूछना हो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, तो जो भी कांटेक्ट नंबर जो दिया हुआ है स्लाइड पे, उस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। और जैसे मैंने कहा कि दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण चल रहा है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण देखिए, के साथ ही साथ सर उसमें बहुत सी चीजें बताते हैं आप सभी को। और शाम को जो है 5 बजे के बाद कभी भी वीडियो आ जाएगा, 5 से 6 के बीच में आपको हर रोज आपको 5 से 6 के बीच में करंट अफेयर का वीडियो मिल जाएगा। और उसके साथ साथ बस इतना ही आप लोग कीजिए, आप लोग के लिए इनफ है। आप परीक्षा की दृष्टि से ही ये सब चीजें बताई जा रही हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए आप सभी के सभी, मस्त रहिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।